हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर लाइफ प्रोसेस पे। लाइफ प्रोसेस में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम पार्ट आप देखें बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं। इट मींस कई स्टेप्स हैं जो पूरे इस चैप्टर को इंक्लूड करते हैं। इसको समझने के लिए या पढ़ने के लिए अगर हम इस पूरे चैप्टर को पूरे बायोलॉजी को क्लास 10 को देखें तो इसमें से मैक्सिमम पार्ट अप्रॉक्स 12 मार्क्स 10 to 12 मार्क्स यहाँ से कवर हो रहा है। अब इस चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, अक्सर इसमें जो मैंने 15 इयर्स में टीचिंग एक्सपीरियंस में जो इस प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपर अपनी खुद से एनालिसिस की, और मैंने देखा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी किसी न किसी वजह से पूरे चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, या फिर कम टाइम मिलता है उनको, या रिवाइज नहीं कर पाते, या फिर एंड टाइम पे उनके पास टाइम नहीं होता, जैसे सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड, या घर में कोई ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, कोई मैरिज, कहीं आना जाना है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने सोचा कि कम से कम टाइम में इस पूरे चैप्टर को मैं रिवाइज करने के लिए सबसे आसान, सबसे इजी वे कैसे होगा, उसके लिए मैंने ये पूरी क्लिप बनाई हुई है आज की। इस वीडियो में आप सबसे पहले देखिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको आना चाहिए, और बेसिकली इन्हीं पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट इज definition or what are life process. Second is nutrition. On the basis of nutrition, organisms are classified into autotrophic and heterotrophic nutrition. Next topic also include in nutrition, that is how do organism obtain their nutrient or food. And next is nutrition in human being. Second topic is respiration. On the basis of respiratory substrate, on the basis of respiratory substances and respiratory product and availability of oxygen or presence or absence of oxygen, respiration classified into two broad groups. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. And respiration we can explain in two particular organisms. First is in fishes, the minute mechanism in gills, and second is respiration in human beings. This is important for the board examination. And next topic is transportation. Transportation in plant and transportation in human. And last is excretion. In excretion, it means removal of waste material from the body. Here, excretion explained in two steps or in two organisms. First in excretion in human being with proper diagram, and second is excretion in plant. Okay, तो अब ये तो बेसिक पॉइंट है। अब मैं बात करता हूँ आपको कि चैप्टर को कैसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, लाइफ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप देखिए लाइफ है क्या। याद करो, कोई भी इंडिविजुअल, एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बर्थ। अब बर्थ से लेकर के बर्थ के पहले की प्रोसेस, एक टाइम ऐसा था जब बर्थ के पहले की चीजें हम नहीं जानते थे, बट आज के टाइम पे शायद हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। एम्ब्रियोलॉजी हमको बहुत कुछ बताती है। बहुत अच्छे अच्छे जो इन्वेंशंस हैं वे हमें बताते हैं कि बर्थ के पहले दो गैमेट्स होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और फिर प्रेगनेंसी होती है। आफ्टर प्रेगनेंसी पर्टिकुलर एक गेस्टेशन पीरियड होगा, देन आफ्टर पार्चुलेशन एक इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है जिसको हम बर्थ कहते हैं। अब बर्थ के बाद, बर्थ से लेकर के और डेथ तक, बर्थ से लेकर डेथ तक की एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। इसी टाइमिंग को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। अब लाइफ स्पैन कहां से, बर्थ से लेकर के डेथ, डेथ मीन्स नेचुरल डेथ की मैं बात कर रहा हूं। बर्थ टू नेचुरल डेथ एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, इसी को हम कहेंगे लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म की कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है। अब फिर इसमें कि इन लाइफ स्पैन में जो पूरी टाइमिंग है, मतलब बर्थ से लेकर के और नेचुरल डेथ तक की जो टाइमिंग है, उसमें कई इवेंट्स होते हैं। सम इवेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, एटसेट्रा। अब इसमें से सबसे पहला हम लेते हैं ग्रोथ। अब आप जानते हैं कि ग्रोथ हर एक इंडिविजुअल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल कोई ना कोई फूड टेक करेगा। याद करो, जब आप 6 to 8 में थे तो आपको फूड पढ़ाया जाता था और कहा जाता था कि फूड गिव अस एनर्जी। फूड एनर्जी देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन जब टाइम चेंज हुआ तो फूड की जगह पे हमने न्यूट्रिएंट पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि हमें 500 ग्राम हम किसी फूड को खा रहे हैं। सपोज करो कि एग्जांपल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूं
कि 500 ग्राम मैंने कोई फूड खाया और उससे हमको जो है एक डेफिनेट एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, और सपोज करो कि हमने 50 ग्राम फूड खाया और हमको उसी 50 ग्राम फूड से उतनी एनर्जी मिल रही जितना हम 500 ग्राम खाने से हमें मिल रही थी। तो डिपेंड क्या किया, हमें शायद 50 ग्राम फूड टेक करना चाहिए था, 500 ग्राम फूड टेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जो हमने 50 ग्राम फूड टेक किया वो वास्तव में फूड नहीं, वो न्यूट्रिएंट है। इट मींस न्यूट्रिएंट टेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन all organisms are classified into two broad categories. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. अब फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ आप जानते हैं, ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफिक मींस फीडिंग और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। डिपेंड ऑन ऑर्गेनिजम्स इट मींस कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ डिपेंड है, जो किसी दूसरे के ऊपर उसको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, इट मींस वो खुद अपना फूड टेक करता है, खुद अपना फूड बनाता है। तो एग्जांपल आता है अपने पास प्लांट का। इट मींस कि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वे भी अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज आल्सो नोन एज होलोफिटिक न्यूट्रिशन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म, फिटिक मतलब यहाँ प्लांट से लिया गया है। अब ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होगा, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, इस फूड मेकिंग प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए क्या, एक प्रोसेस है जो बहुत कॉमन है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट मींस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और आपने पढ़ा है कि जो फूड बनता है, जो फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट है, उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। अब जो ग्लूकोज बनेगा वही ग्लूकोज हेटरोट्रॉफ के लिए न्यूट्रिएंट होगा। इट मींस हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पे इसी न्यूट्रिएंट किसी फूड के लिए डिपेंड होते जो फूड प्लांट फोटोसिंथेसिस करके बनाया हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, एक तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है, इट मींस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड सेकंड स्टेप पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट है अपने पास ग्लूकोज, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकंड थिंग आती है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायर होते हैं। आपने एनसीईआरटी देखा होगा, एनसीईआरटी में भी स्टार्टिंग में इन्हीं पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो देखिए 5 चीजें माइंड में सेट करिए मेरे साथ। 5 फिंगर है आपके और हर एक फिंगर को एक नाम आप दे दो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये इन्वायरमेंट से लेगा। सेकंड, सनलाइट, सन से ऑब्टेन करेगा। थर्ड थर्ड क्लोरोफिल, जो प्लांट के पास खुद है। और फोर्थ, वाटर, जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रूट से एब्जॉर्ब करता है। इट मींस सॉइल के अंदर कैपिलरी फॉर्म में वाटर है। किस फॉर्म में? कैपिलरी फॉर्म में सॉइल के अंदर वाटर है, वहां से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करती है, रूट हेयर से लेती है। एंड लास्ट इज मिनरल्स, फिफ्थ पार्ट इज मिनरल्स। अगर आपने मिनरल्स नहीं भी मेंशन किया, डोंट वरी, इस पे कोई मार्क नहीं कटते। अब बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता कि फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करो, पूछा जाता है कि रॉ मटेरियल बताइए फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से हैं। तो आप फर्स्ट बताओगे सनलाइट आपके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर आपको देखना है, और क्लोरोफिल जो प्लांट के पास है। ये 4 हो गए। और फिफ्थ अगर आप मिनरल्स भी मेंशन करते हो, वेरी गुड, नहीं करते हो कोई बात नहीं। अब इनमें से ये पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है प्लांट। तो नेचर से, इन्वायरमेंट से। वाटर कहां से लेगा? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा, रूट इनको एब्जॉर्ब करती हैं। सनलाइट अल्टीमेट सोर्स एनर्जी है, सन, वहां से ऑब्टेन करता है। क्लोरोफिल उसके खुद के पास है। अब फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने फूड का प्रोडक्शन कर दिया। अब सेकंड आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जब भी हम देखेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट मींस जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए, उसे हम हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। अब हेट्रोट्रॉफ डिपेंड किस पे होगा? क्योंकि प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बाकी तो कर नहीं रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी हम क्लासिफाई कर देते हैं 3 बेसिक पार्ट में। इट मींस हेट्रोट्रॉफ basically classified into 3 steps. It means 3 groups. First is known as holozoic nutrition. Holozoic nutrition. And second is parasitic nutrition. Parasitic nutrition. And third is saprophytic nutrition. Saprophytic
न्यूट्रिशन। अब आप देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ है वो पूछा जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा 2 मार्क्स का पूरा डायग्राम के साथ अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं और बहुत बार आप क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, ये पूछा भी जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट मींस जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम होस्ट कहते हैं, वहां से वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। दो तरीके के पैरासाइट हमने अपने सिलेबस में पढ़े हैं, फर्स्ट इज इक्टोपैरासाइट एंड सेकंड इज इंडोपैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं दैट इज नोन एज इंडोपैरासाइट, और ऐसे जो बॉडी के बाहर रह करके फूड ऑब्टेन करते हैं उनको हम इक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे टिक्स, डॉग देखा होगा आपने, डॉग के कान पे छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं। हम लोग ह्यूमन की बॉडी में जहाँ सिर पे आपने देखा होगा कि पेडिकुलस इट मींस जू होते हैं, वो भी इक्टोपैरासाइट है। इंडोपैरासाइट में एस्केरिस बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एस्केरिस, या फिर लीवर फ्लूक भी आप दे सकते हैं, वो बॉडी के अंदर से न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। सेम ऐसे प्लांट के भी आप एग्जांपल दो पैरासाइट यूज कर दें। अब इसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन कर रहे हैं मैंने बताया भी आपको कई मेथड। अच्छा एक पॉइंट रह गया, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन समझने के लिए सेप्रोफाइट्स हम उन्हें कहेंगे दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे, जो ऑर्गेनिजम्स, फिर से सुनिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हम उस न्यूट्रिशन को कहेंगे जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, मरे हुए या फिर सड़े हुए प्रोडक्ट पे किसी एनिमल या प्लांट के डिपेंड रहता है, वहां से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया और बेस्ट जो एग्जांपल है वो है फंगस, सम बैक्टीरियाज एंड फंगस। फंगस सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। कहीं कहीं पे इसको हम लोग स्क्वेंजर भी कहते हैं। सेकंड आता है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग समझने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम देखना होगा कि हम डायग्राम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसमें सभी पार्ट, इट मींस सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ, बक्कल कैविटी, माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में जो हमारा लोअर जॉ है ये मूवेबल है, मूव करता है, अपर जॉ हमारा फिक्स है। अब आती है टीथ। दो तरह की टीथ आपने पढ़ा होगा, टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टोटल 32 टीथ एडल्ट ह्यूमन में पाए जाते हैं। 4 इनके टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिसमें से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 टाइप ऑफ टीथ हैं। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। टंग है जिसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, टेस्ट के लिए काम करता है। अब इसके बाद माउथ में सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। सलाइवा में जनरली हम लोग देखते हैं तो 1 to 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का प्रोडक्शन ह्यूमन बॉडी कर सकती है या कर सकती है, डिपेंड करता है उसके फूड पर। इसमें से मैक्सिमम पार्ट जो सलाइवा का कंटेंट है उसमें मैक्सिमम वाटर है, और इनमें से वाटर के अलावा इसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या फिर आपने अगर हम यहाँ पर्टिकुलर डाइजेस्टिव लेवल पे हम लोग बात करें तो यहाँ पढ़ते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और जो पर्टिकुलर ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर रही दैट इज नोन एज सैलिवरी एमाइलेज। फूड को हम नीचे की तरफ लेके चलते हैं इसोफेगस में। इसोफेगस में खास तरह का मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज पेरिस्टेलिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टेलिसिस। उसमें से फूड नीचे स्टमक में जाएगा। स्टमक में आपने पढ़ा है, मैं बहुत क्विक रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ आपको, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको टाइम ना मिला रहा हो, इसलिए मैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चैप्टर के वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब स्टमक में HCl का फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। HCl गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करती हैं HCl का फंक्शन है कि वो अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन आया हुआ है उसको किल कर देता है, साथ ही साथ फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले एक छोटा सा पार्ट हमें पढ़ना है, वो है लीवर, और दूसरी साइड में हम बात करेंगे पैंक्रियास की। सबसे पहले लीवर की बात करते हैं। लीवर बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सपोर्टिंग ऑर्गेन्स है। लिवर जिन सेल से बना होता है उसको हम
हेपेटिक सेल कहते हैं। अब उस हेपेटिक सेल से लीवर के पास से लीवर सिक्रीट करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर अगर हम डाइजेस्टिव सेंस में बात करें तो ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। अब बाइल जूस का फंक्शन है ये फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो फिर से समझिए, बाइल जूस फैट का ब्रेक डाउन करता है, फैट को तोड़ता है, और इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फैट जब टूटता है, इमल्सिफाइड होता है, इट मींस बाइल जूस जब फैट को तोड़ता है तो दो चीजों में टूटता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, इनको तोड़ देता है। इसके बाद हम पेंक्रियाज की तरफ आते हैं। पेंक्रियाज लीफ लाइक आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम में भी आपने देखा होगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन है कि वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन तोड़ेगा। यहाँ पर ट्रिप्सिन अवेलेबल है। अब ट्रिप्सिन जो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है या उसका पार्ट है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। अब देखिए आप, प्रोटीन टूट गया, फैट का ब्रेक डाउन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन माउथ में हो गया, सेलेब्री माइलेज ने ब्रेक कर दिया। अब फूड नीचे की तरफ और जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो उसमें बहुत छोटी छोटी फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज विलाई। वहां एक खास तरह का मोशन अराइज होता है और उस मोशन में फूड धीरे धीरे एब्जॉर्ब किया जाता है। इट मींस जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ था, जो प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेकडाउन हुआ था, अब वो ब्लड के साथ मींस ब्लड में मिक्स होता है। जो जो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई पाए जा रहे हैं, उन विलाई में ब्लड कैपिलरीज एडजस्ट होती हैं, वो उनको सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अडॉप्ट करते हैं या रिसीव करते हैं, जिसको हम एसिमिलेशन प्रोसेस कहते हैं, और फिर वो ब्लड में चली जाती हैं। जैसे ही ब्लड में गई, अब जो वेस्ट मटेरियल है, इट मींस जो सिंपलेस्ट कन्वर्जन नहीं हो पाया था जिन फूड का, then those food goes into large intestine। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन फूड का नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब फूड देखिए आप कि जो न्यूट्रिटिव पार्ट थे वो तो ब्लड में चला गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स रह गए, फूड आइटम्स रह गए, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले आए। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट है रेक्टम, जहां पे वो टेम्पोररी स्टोर कर लिया जाता है और फिर वो एनस के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पे आते हैं हम लोग, रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रिस्पिरेटरी सिस्टम, इट मींस रिस्पिरेशन। नॉर्मली रिस्पिरेशन को हम लोग बात करते हैं, एक प्रोसेस है, इंग्लिश में हम ब्रीथिंग यूज करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ब्रीथिंग, या फिर रिस्पिरेशन थोड़ा सा साइंटिफिक है, या जो इसको हम और साइंटिफिक अगर करें तो हम कह सकते हैं कि रिस्पिरेशन, या इसी को हम सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। अब रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन फूड जो भी आपने देखा था कि जो ग्लूकोज या बाकी अदर न्यूट्रिएंट जो ब्लड में पहुंचे थे, वो ब्लड उनको सेल के पास लेकर के जाती है। सेल में ग्लूकोज जाएगा, ऑक्सीजन जाएंगे रिस्पिरेशन के थ्रू और उनका ब्रेक डाउन करेगी, उस ग्लूकोज का या न्यूट्रिएंट मटेरियल को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के लिए वहां से एटीपी का प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसको समझाने से पहले मैं एक पॉइंट पे आपको आता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एक पॉइंट लिखा हुआ है गिल्स। हर एक लिविंग बीइंग में रिस्पिरेशन होगा क्योंकि ये एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, मेन इवेंट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस है। गिल्स देखा होगा, फिशेस में गिल्स होती हैं। गिल्स का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, बस इतना सही पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है गिल्स कवर किससे होती हैं, तो गिल्स जो कवर होंगी उसका नाम होता है ओपर्कुलम। फिशेस में पाया जाता है, खासकर फ्रेश वाटर फिशेस में होता है। अदर फिशेस में जो ओशन में पाई जाने वाली या सी में पाई जाने वाली, साल्टी वाटर में पाई जाने वाली जो फिशेस होती हैं उनमें ओपर्कुलम नहीं होता। अब आते हैं रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। जब हमें पढ़ना होगा तो सबसे पहले जो मैं वही क्वेश्चन, देखो मैं बार बार पूरे चैप्टर को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ उन पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहा था मैं रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेटरी जो हमारे पास ऑर्गेन, जो मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गेन है, दैट इज नोन एज लंग्स। लंग्स को पढ़ने से पहले एक और पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, कि जब आपने देखा होगा कि नॉस्ट्रिल या नोज
फिर वहां से नासल चैम्बर, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया से होता हुआ दो हमारे लंग्स है, दोनों में एयर कंट्रीब्यूट होती है, चली जाती, पास करती है। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं प्लूरा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लूरा, प्लूरा आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स। अब लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो एयर को कंटेन करती है, एक्सपेंड करता है, ये सब कुछ आपके बुक में है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं, और उन ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलोविलाई। इट मींस एक्सचेंज साइट फॉर द रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज एलोविलाई। अब एलोविलाई के बाद मैं बात कर रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, respiration divided into two broad categories. It means aerobic respiration and anaerobic respiration. एरोबिक नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इट मींस यहाँ पे O2 चाहिए, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये है देखो आप, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को नॉर्मली हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटती है, ब्रेकडाउन होता है, और हम इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें अप्रॉक्स 10 एंजाइम्स यूज किए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 11th में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाती है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, और पायरुविक एसिड जो या पायरुवेट ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल में इनका ब्रेकडाउन होता है। फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, दैट इज नोन एज क्रिस्टी। क्रिस्टी के पास F1 पार्टिकल्स होते हैं, उन F1 पार्टिकल के पास जाएगा, और F1 पार्टिकल्स एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। वहां दो रिएक्शंस वहां हम पढ़ते हैं, हालांकि यहाँ पे हमारे सिलेबस में 10th में नहीं है, बट हम एनर्जी का प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड आता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन हम 2 स्टेप में यहाँ कंप्लीट करते हैं। इन 2 स्टेप में हम लोग एनारोबिक को पढ़ते हैं। एक तो हम अपने बॉडी के ही मसल सेल में इनका प्रोडक्शन पढ़ते हैं। मसल सेल में जब हम देखते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर ऑक्सीजन के कम से कम अवेलेबिलिटी में, तो मसल सेल में एक खास तरह की पेन होती है जिसको हम फटीग कहते हैं, है ना, या थकान आ जाती है, एक डिफरेंट टाइप की पेन होती है। इसमें लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। इसी लैक्टिक एसिड बनने की वजह, क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में कि क्यों फटीग होती, क्यों थकान आती, क्यों पेन होता, मसल पेन क्यों होता है, क्रैम्प क्यों होता है मसल्स में, तो आप बताओगे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं है। सेकंड पूछा जाता है इसी में एनारोबिक रिस्पिरेशन का जो सेकंड पार्ट अपने पास पूछा जाता है वो है ईस्ट में, YEEST, ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। याद करो ये वही ईस्ट है जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है, या कभी कभी केमिस्ट्री में इसी को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में करते हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल होता है। देखिए आप 3 चीजें यहाँ पे हमने पढ़ा। जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन में जो एटीपी बनते हैं वो 38 एटीपी बनते हैं, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में 4 एटीपी का बनता है। जो एरोबिक रिस्पिरेशन में 38 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, 38 जो एरोबिक में है 38 बन रहा है, और उन 38 में से 2 एटीपी उस प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं, एग्जैक्ट हमें 36 एटीपी मिलते हैं। सेकंड जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, इसमें 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और इन 4 एटीपी में से ओनली 2 एटीपी इसमें हमें एग्जैक्ट मिलता है, और 2 एटीपी इस प्रोसेस में खर्च हो जाते हैं। तो ये रिस्पिरेशन है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको, सॉरी, रिस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में है, वहां से आप कॉपी करेंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एल्विलाई का पार्ट नहीं छूटना चाहिए। अब बाकी हमारे पास
दो पॉइंट यहाँ पे, टू पार्ट और रह रहे हैं, वो है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन दोनों पॉइंट पे अभी जो मैंने आपसे बात किया वो न्यूट्रिशन और रिस्पिरेशन, दो पॉइंट पे मैंने बात किया। अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसके आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।